देखो अब अपना मात्रात्मक वो गुणात्मक था, ये मात्रात्मक कार्बनिक विश्लेषण है। इसमें इम्पॉर्टेंट है ये लीबिग विधि, कार्बन और हाइड्रोजन के आकलन का ये लीबिग विधि इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, कार्बन तथा हाइड्रोजन का आकलन लीबिग नाम के वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया है, इसलिए इसको लीबिग विधि बोलते हैं। लीबिग विधि का सिद्धांत देखो, कार्बनिक यौगिक जो है, कोई भी कार्बनिक यौगिक की निश्चित मात्रा 0.1 से 0.3 ग्राम लेकर उसको शुष्क कॉपर ऑक्साइड और ऑक्सीजन के साथ गर्म करना है। ऑक्सीजन CO2 रहित होनी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड उसमें नहीं होना चाहिए। ठीक, पदार्थ में उपस्थित कार्बन और हाइड्रोजन ऑक्सीकृत होकर CO2 और H2 बनाएंगे। ये कॉमन रिएक्शन है, सब में आएगा। ठीक है, अब कार्बन प्लस कॉपर ऑक्साइड CO2 बनेगा ही, Cu बनेगा क्योंकि कॉपर है। हाइड्रोजन के साथ CO2 का हुआ तो H2 और कॉपर बनेगा, कॉपर मेन है इसमें। ठीक है, फिर प्रयोग से प्राप्त CO2 तथा H2O को KOH और CaCl2 के द्वारा शोषित कर लेंगे। प्रयोग से जितना भी CO2 प्राप्त हुआ और H2O प्राप्त हुआ उसको KOH CO2 को अवशोषित करेगा, CaCl2 H2O को अवशोषित करेगा। ठीक है, उसको सोखना है। अब डायग्राम समझना है। एक लंबी दहन नली में कॉपर ऑक्साइड जाली, प्लेटिनम जाली में कार्बनिक पदार्थ कॉपर ऑक्साइड रखे जाते हैं। देखो ये है चित्र, है ना, कॉपर ऑक्साइड का गॉज लगा है जाली, यहाँ पर पदार्थ की मात्रा है, यहाँ पर भी कॉपर ऑक्साइड है। ठीक है, शुद्ध शुष्क ऑक्सीजन अंदर से प्रवेश करा रहे हैं, ये भी जाली लगा है, दोनों तरफ कॉपर ऑक्साइड का गॉज लगा है, जाली लगा है। यहाँ पर कार्बनिक पदार्थ रखा हुआ है, बीच में भी कॉपर ऑक्साइड है। ठीक है, तो कॉपर ऑक्साइड से ही वो क्रिया करेगा। ठीक, शुद्ध शुष्क ऑक्सीजन प्रवाहित करके नली में से हवा हटा दी जाएगी। जब दहन नली में क्रमशः सांद्र H2SO4 से भीगे प्यूमिस भरी यू नली और KOH विलयन भरा बल्ब जो तौलकर रखे गए हैं जोड़ दिए जाते हैं और अंत में CaCl2 से भरी हुई नली लगा देते हैं। देखो ये प्यूमिस है, प्यूमिस मतलब छोटे छोटे पत्थर के कण हैं। H2SO4 इसमें पहले से है। ठीक है, दोनों एक साथ है, साफ करेगा ये पानी को। ठीक, यहाँ से गैस निकलना स्टार्ट हुआ, इसमें से होके गया। KOH जो है वो CO2 को एब्जॉर्ब करने का काम करेगा, CaCl2 जो है वो H2O को एब्जॉर्ब करने का काम करेगा। ठीक है, तो पहले से यहाँ पर KOH से भरा एक वो रख दिए हैं, है ना, बर्तन रख दिए हैं। यहाँ पर CaCl2 से भरा एक ट्यूब लगा दिए हैं ताकि ये पानी को और ये CO2 गैस को एब्जॉर्ब कर सके। ठीक, CaCl2 नली वायुमंडल की नमी को उपकरण में प्रवेश नहीं करने देती, यहाँ से जितना भी नमी आते जाएगा उसको ये सोख लेगा। ठीक, KOH भरा हुआ बल्ब प्रयोग करेंगे, दोनों को पहले से तौलना है ना, पहले KOH को तौल लेना है, CaCl2 को भी पहले से तौल के रखना है, प्रयोग से पहले और प्रयोग के बाद में फिर तौलना है। ठीक है, प्यूमिस भरी नली और KOH भरा हुआ बल्ब प्रयोग समाप्ति के पश्चात पुनः तौल लेंगे। अंतर क्रमशः H2 और CO2 की मात्रा ज्ञात करके हाइड्रोजन और कार्बन की प्रतिशत मात्रा की गणना कर लेंगे। ठीक है, इतना समझ में आया। डायग्राम इजी है, बन जाएगा। अब इसका अपन गणना देखेंगे कि कैसे करना है। ठीक है, प्रेक्षण सारणी बनाएंगे। प्रयोग प्रारंभ होने से पूर्व कार्बनिक पदार्थ का द्रव्यमान W ग्राम है, KOH से भरे बल्ब का द्रव्यमान M1 ग्राम है, CaCl2 से भरे U ट्यूब का द्रव्यमान M2 ग्राम है। ये सब प्रयोग से पहले का है। प्रयोग खत्म हो गया, उसके बाद CO2 शोषित करने के बाद KOH के बल्ब का द्रव्यमान M3 ग्राम हो गया। H2O शोषित करने के बाद CaCl2 की U नली का द्रव्यमान M4, मतलब M1 M2 M3 M4 ये हो गया। गणना करेंगे। CO2 का द्रव्यमान पहले निकालने के लिए सूत्र है अंतिम और प्रारंभिक, M3 और M1। ठीक है, M3 माइनस M1 ग्राम, X ग्राम मान लेंगे उसको, और H2O का M4 M2, M4 माइनस M2, अंतिम और प्रारंभिक Y ग्राम मान लेंगे। प्राप्त CO2 में कार्बन की प्रतिशत मात्रा निकाल रहे हैं पहले। ठीक है, अपने को O से मतलब नहीं है, C का कार्बन की प्रतिशत ही अपने को मेन निकालना है। CO2 का आणविक द्रव्यमान निकालेंगे तो कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16, 2 बार है तो 32 लिखेंगे। 12 + 32 44, 44 आ गया। कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 दूनी 32। अब 44 ग्राम, टोटल 44 है CO2 में कार्बन 12 ग्राम है, तो 1 ग्राम के लिए पहले निकालेंगे, तो 1 ग्राम CO2 में कार्बन 12/44। X ग्राम, ये X ग्राम है CO2 के लिए। CO2 में कार्बन 12/44 इंटू X ग्राम। कार्बन की यह मात्रा W ग्राम कार्बनिक पदार्थ से प्राप्त हुई है, तो W ऐड कर दो इसमें, 44 12/44 इंटू X,
100 ग्राम कार्बनिक पदार्थ में कार्बन इज इक्वल टू जितना भी ग्राम आएगा उसमें। ठीक है, तो एक सूत्र प्राप्त हुआ कार्बन की प्रतिशत मात्रा निकालने के लिए। तो 12/44 इंटू प्राप्त CO2 का द्रव्यमान बटे कार्बनिक पदार्थ का द्रव्यमान इंटू 100। तो प्राप्त CO2 का द्रव्यमान जो है वो क्या है ये, और कार्बनिक पदार्थ का द्रव्यमान इसको लिखेंगे W इंटू 100। ठीक है, तो ये पूरा आ जाएगा। CO2 का द्रव्यमान जितना भी आएगा उसको यहाँ पर लिखना रहेगा, W का मान जितना भी रहेगा वहाँ पर लिखना रहेगा। सेम प्रोसेस सेम आपको H2O के लिए करना है। CO2 में कार्बन की प्रतिशत निकालें, यहाँ पर H2O में हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा 2 + 16, 2 हाइड्रोजन का 2 बार है करके 1 होता है, ऑक्सीजन का 16, 18 आ गया है ना। 1 ग्राम के लिए फिर 2 ग्राम, 1 ग्राम H2O में 2/18, यहाँ 12/44 किए थे। सेम पूरा आपको ये आ जाएगा। जैसे यहाँ पर 12/144 निकला है, आपको लिख लेगा 2/18। यहाँ पर लिखे हो CO2 का द्रव्यमान, यहाँ लिखोगे H2O का द्रव्यमान, बाकी कोई चेंज नहीं रहेगा। अगर न्यूमेरिकल आता है तो W का मान दिए रहेगा। ठीक है, W का मान दिया है तो आपको W का मान यहाँ रखना है। फिर ये दे दिया है पूर्ण दहन से 0.56 ग्राम CO2 और 0.14 ग्राम जल प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो CO2 का द्रव्यमान H2O का द्रव्यमान दे देगा। तो ये तो सूत्र है, उसमें मान रख के आपको सॉल्व करना रहेगा कार्बन और हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा। तो इस तरीक़ा का न्यूमेरिकल भी आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, दोनों का मान आ जाएगा, इतना और इतना कार्बन और हाइड्रोजन का। तो ऑक्सीजन निकालना है तो पहले कार्बन और हाइड्रोजन को जोड़ लोगे, दोनों को जोड़ोगे। अगर 100 से कम आ रहा है इसका टोटल मतलब इसमें ऑक्सीजन है, तो 100 से इसको माइनस करोगे तो ऑक्सीजन का निकल जाएगा। क्लियर हो गया? इतना आपको पढ़ के रखना है। अगले क्लास में मैं आपको सेम इसका आगे का पढ़ाऊँगी। जैसे मैंने कार्बन हाइड्रोजन पढ़ाया उसी तरीके के नाइट्रोजन का आकलन भी है। ठीक है, इसका ड्यूमा विधि भी इम्पॉर्टेंट है, ज़ेल्डॉल विधि भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब अगले क्लास में अपन नाइट्रोजन का आकलन पढ़ेंगे। तो आप लोग को इतना करके रखोगे। ये लीबिग विधि इम्पॉर्टेंट है, इसको कॉपी में बनाना, प्रैक्टिस करना। ठीक।